संग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम गुजरते वक्त के साथ बहुत दिलचस्प मोड़ पर आता जा रहा है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि पहाड़ों पर, लहरों पर और मैदानों में हर जगह अपनी किस्मत तय करने के लिए जनता जनार्दन चुनावी मैदान में उतरकर आज अपना सिरमौर चुन रही है। देखिए 6 बज चुके हैं, मतदान संपन्न हो चुका है। 6:01 मेरे ठीक सामने हो रहा है। जो प्रक्रिया थी दूसरे चरण की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो पूरी हो चुकी है। गोवा और उत्तराखंड ने भी अपनी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जिस तरीके से मुद्दे हावी रहे, जिस तरीके से दावे प्रतिवादे किए जाते रहे, जिस तरीके से दम भरा गया, क्या उन दमों में जनता की तरफ से जो दम दिखाया गया है उससे सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्या नतीजा हो रहा है, क्या तय होगा, ये सब कुछ 10 मार्च को पता चल जाएगा जब रिजल्ट हमारे बीच होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, या फिर उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, वहां पर हमने इतना जरूर देखा कि जनता ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व में भर भर कर हिस्सा लिया है। सबसे पहले आइए, जो परिस्थितियां हैं 5 बजे तक क्या स्थिति रही है वोट परसेंटेज की, हम जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और फिर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आज की परिस्थिति का आकलन शुरू करेंगे। 2017 में देखिए गोवा में अगर टोटल देखें तो 83% मतदान हुआ था, लेकिन 2022 में अभी तक जो शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं उसके हिसाब से 75.29% मतदान संपन्न हुआ है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। गोवा की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड की भी हम बात करेंगे। उत्तराखंड में भी 2017 में हमने देखा था कि खास तौर से 65.60% मतदान हुआ था और शाम 5 बजे तक 59% मतदान हुआ है। 2022 की हम बात कर रहे हैं जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए ग्राफिक्स चलता रहेगा, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, जिसमें 9 जिलों में आज 55 सीटों पर जो चुनाव संपन्न हो रहे थे, उसमें खासतौर से अगर देखें तो बदायूं में शाम 5 बजे तक के आंकड़े 55.98%, अमरोहा में 66% के लगभग, सहारनपुर में 67% के लगभग, बरेली में 57%, बिजनौर में 61%, मुरादाबाद में 63%, रामपुर में 60%, संभल में 56% और शाहजहांपुर में 55% मतदान संपन्न हुआ है। ऑल इन ऑल अगर मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 60.44% मतदान संपन्न हो चुका है। यह 5 बजे तक का आंकड़ा है, जबकि पहले चरण में आपने देखा होगा कि बम्पर वोटिंग हुई थी और जो टोटल परसेंटेज आया था वोटिंग का वो 60.17% था, और ये दूसरे चरण में 5 बजे तक का ही आंकड़ा है जिसमें 60% वोट होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी 6 बजे तक के जब आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो निश्चित रूप से यह प्रतिशत बढ़ेगा। अब यह बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या कहता है, क्या परिस्थितियां बन रही है, किसके खाते में इस वक्त झोली में भर भर कर जनता ने प्यार उड़ेला है, ये सब कुछ अब आकलन शुरू हो चुका है। और इन सब के बीच तीसरे चरण के लिए भी चुनावी अभियान जो है उसमें ताकत झोंकी जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरे तरफ सीधे तौर पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सब ने तीसरे चरण के लिए अब बिसात में उतर कर मोहरे फिट करना शुरू कर दिया, और ये मोहरे दरअसल प्रचार की ताकत के जरिए सामने रखे जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ आज की जो परिस्थिति है उस पे क्या परिदृश्य बढ़ रहा है, हमारे साथ इस वक्त विनय सिंह जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और जरा विनय सिंह जी को स्क्रीन पर ले आइए। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके के आंकड़े अभी सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए एक तरफ दूसरे चरण का जो मतदान प्रक्रिया थी वो जारी थी, और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए हुंकार भर दी कि इस बार तो योगी जी की ही सरकार आ रही है और पूरे गाजे बाजे के साथ आ रही है। कहां स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को, कहां देख रहे हैं अभी आप लोग? मोदी जी के कहने से, योगी जी के कहने से तो कुछ होता नहीं। वोट तो जनता डालती है। 5 साल की सरकार में जनता ने जो दंश झेला होगा या जो कष्ट झेला होगा, उन मुद्दों पे सबसे जो खूबसूरत चीज रही अब की बार चुनाव में, आपने देखा होगा कि चुनाव में अब की बार मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। अब की बार बेरोजगारी पर वोट पड़ रहा है, अब की बार महंगाई पर वोट पड़ रहा है, अब की बार किसानों के मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया
चुनाव को जो है हिंदू मुस्लिम की तरफ ले जाए वाली नहीं है, इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक विकास के पथ पर अग्रसर था। 2017 में आपने देखा था कि जो बेरोजगारी दर था वो 2.5% था। आज की तारीख में क्या है, 21% है बेरोजगारी दर। तो युवा जो निकल करके आए हैं वो इस पर वोट डाल रहे हैं, ये बेरोजगारी पर वोट डाल रहे हैं। आज वो विनय जी, अभी आप बेरोजगारी, विकास, तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव शुरू होने वाले थे उसके पहले तो आप लोगों की तरफ से मुद्दे जो निकल कर आ रहे थे वो तो जिन्ना मुद्दा निकल कर आ रहा था। वो तो जिस तरीके से अभी भी हमने देखा हिजाब का मुद्दा आप लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये मुद्दे हैं, ये जो बातें हैं, उसका भी तो जनता जनार्दन दिमाग में रखेगी ना। आपने कहा ना मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो आपके मुद्दे तो ये भी थे। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बच्चों से कहा जाता है बेटा जरा कोई पोएम सुनाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, यही तुरंत सुनाते। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा जाता है या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो वह तुरंत 2013, 2012, लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि 2017 में हमने सत्ता संभाली है और 2017 से ले 22 तक हमने क्या किया है। जो जनता ने इतनी बड़ी माइंडेड हमें दी थी उसका हमने जनता को किस तरीके से वापस किया है। ये जो आप बता रही है ना जिन्ना और गन्ना और पाकिस्तान, ये लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पोएम तो जाहिर सी बात है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ ये सब कह रही थी, ये तो आपके नेता कह रहे थे। वो पाकिस्तान को अपना राजनीतिक दुश्मन कह रहे थे और पाकिस्तान में यार दिलदार जैसी परिस्थितियां जो बनी थी, जिन्ना पर भी आप ही सबसे पहले सामने बातों को लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बॉलिंग करनी शुरू कर दी, वो फ्रंट फुट पर आ गए। साहब, शुरुआत तो आप ही ने की थी ना। के बारे में पहले भी आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि क्या उन्होंने कहा था, लेकिन उसको जिस तरीके से परिभाषित किया गया। अब आज जो माननीय हमारे गृह मंत्री ने कहा कि क्या कह घर का न घाट का किसका डैश डैश, ये क्या अच्छा लगता है क्या? अगर हम भी इसी तरह से लगे बनाने तो के लिए, अखिलेश यादव भी तो योगी आदित्यनाथ को कंप्रेशर बता रहे हैं कि गर्मी में उतारने की बात कर रहे हैं। कंप्रेशर है क्या जो गर्मी उतार देंगे? तो फिर अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर अखिलेश यादव जी ने भी तो मर्यादाएं लांघी है। आपने देखा नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने बात किया था। आज जिस तरह से कानपुर में आज रैली हो रही थी, रैली के दौरान योगी जी को खुद खड़े होकर के कहना पड़ा, जो आप आज ये देख रही है लोकतंत्र की मर्यादाएं पार कर रही है, हताशा है। यही हताशा है कि वो जान रहे हैं कि चुनाव में हार हो चुकी है। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग? आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं जी, कम बैक कर रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं आप 2022 सपा के नाम कम बैक कैसे? बहुत बड़े मैंडेट कर रहा है भारतीय जनता बहुत पार्टी बड़ा का मैंडेट सुपड़ा किसके साफ नाम करके पर? कर नाहिद रहा है। हसन के नाम पर, आलम चौधरी के नाम पर, रफीक अंसारी के नाम पर, आजम खान के नाम पर। ये तो वही नाम है ना जो फहरिस्त, ये तो वो फहरिस्त है ना जो कि दागदार हैं, जिनके ऊपर मुकदमे भी चल रहे हैं, जो सलाखों के पीछे भी हैं, जो लोगों को हड़काते हुए नजर भी आए हैं, धमकाते हुए नजर आए हैं, उनके नाम पर। चीजें हमारे लिए मायने नहीं रखती, इससे अच्छा। फंसने वाले नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के विकास अच्छा, की बात मतलब करेंगे आपके लिए और पूछेंगे। गुंडों को जो अराजक प्रवृत्ति के लोग हैं, आप उन्हें सामने रख रहे हैं और आप कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता कैसे विश्वास करेगी आप पर? वो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई है तो जनता के बल पे आई है, वह जो है और किसी के बल पे नहीं। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पोएम सुनाई थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब आप जरा थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जनता है, जनता ना बचपन में एक और भी पोएम पढ़ चुकी है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो ये जो है ना, ये जो बारिश हो रही है ना, थोड़ा आपको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। एसके दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके दत्ता, आती हूँ विनय जी, प्लीज आ रही हूँ मैं आपके पास। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके दत्ता जी जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जाने माने, और राजनीतिक चश्मे से जब वो चीजों का आकलन करते हैं तो उसका एक आधार होता है। दत्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं चुनावी महासंग्राम की। तो इस बार चाहे गोवा हो या उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव हो, जनता जिस तरीके से बाहर निकली है वो ये बता रही है कि मुझे मेरा भाग्य विधाता चुनना है, और उसके लिए उसने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। अभी फिलहाल आपकी नजर में ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, वो किसकी तरफ, हवा का रुख किसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है?
हवा के रुख के बारे में या दिशा और गति के बारे में बता दूंगा तो मेरे मित्र जो है सपा से वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे और बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा है और इसीलिए बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन से पार्टी के पक्ष में या फिर कौन से पार्टी के विरोध में। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर पिछले 5 साल में काम किस तरह का हुआ है। सवाल यहाँ पे ये है कि गवर्नेंस किस हिसाब से हुआ है पिछले 5 साल में। सवाल ये है कि कानून किस तरह का रहा है पिछले 5 साल में, सुरक्षा किस तरह का रहा है पिछले 5 साल में। सवाल ये भी है कि महिलाओं की सुरक्षा की नीति किस तरह की रही है। सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय मुद्दे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है तो कृपया करके शालीनता रखिए और बीच में मत बोलिए। सवाल यहाँ पे ये भी है कि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश के मुद्दे किस तरह का रहा है। अब मुद्दे चाहिए, जनता के मुद्दे चाहिए, जनता के जीवन से जुड़ी हुई मुद्दे चाहिए। जिन्ना के बारे में किसने कहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिन्ना के बारे में उल्लेख किया था या फिर श्रीमान अखिलेश यादव ने उल्लेख किया था जिन्ना के बारे में? और क्या बयान था उनका जिन्ना को लेकर? बयान ये था कि जैसे सरदार पटेल राष्ट्रभक्त है और फ्रीडम फाइटर है, वैसे ही जिन्ना भी राष्ट्रभक्त रहे हैं और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आप मतलब दुनिया में भारत के बंटवारे के बाद जो सबसे बड़ा नरसंहार जिसके माध्यम से हुआ है इस देश में, जिसने इस देश में सबसे ज्यादा नरसंहार करवाया है, बंटवारा किया है, उसको आप सरदार पटेल के साथ इक्वेट करेंगे, उसको आप मतलब कि एक दर्जा देंगे, ये तो कहीं पर भी औचित्य नहीं होता है। उसके बाद अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता पलट हुई और तालिबान जब अफगानिस्तान में आया, आप ही के सांसद ने कहा, अरे वाह तालिबान तो शानदार है और तालिबान बहुत बेहतरीन है और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है, हमें तो तालिबान की समर्थन करनी चाहिए। ठीक है दाता साहब, आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंच रहा, कोशिश करें आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन विनय जी एक बात देखिए, विनय जी एक बात तो तय है, आपने भी थोड़ी देर पहले मुद्दों की बात की थी ना, तो मुद्दों में जो परिस्थितियां बनाने की कोशिश की गई, हाँ दादा जी आपका वीडियो आ गया, अब आप दिख रहे हैं। ठीक विनय जी, मुद्दों की आपने बात की थी ना, तो मुद्दा तो आप लोगों ने भी चुन लिया, सिलेक्टिव मुद्दे आप लोगों ने भी लिए। आपने जिन्ना लेकर आए, हिजाब चला तो आपने हिजाब को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपने झारखंड में आपके नेताओं ने किस तरह से जाटों को धमकाने के लिए बात की, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी हिमायती बन चुके हैं। सर देखिए मुद्दे आप भी लेकर आए और इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चंद्रमोहन जी भी दिख रहे हैं, जरा चंद्रमोहन जी के पास भी चलती हूँ। आ रही हूँ। चंद्रमोहन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। 55 में से 2 सीटें 2017 में आई थी। अब देखिए चुनावी प्रक्रिया है, जनता जनार्दन किसको चुनती है, क्या होता है, ये सब कुछ 10 को तय हो जाएगा। लेकिन फिर भी बयार में आप कहां पर हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं? 2 बढ़ेगा, घटेगा या बिल्कुल गया? 55 में से 2 सीटें, लेकिन उसके बाद भी सूबे का मुख्यमंत्री सोता है तो कांग्रेस का नाम लेके सोता है और उठता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लेता है। 2 सीटें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को जब याद आती है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की याद आती है। ये कांग्रेस के जनमानस में कांग्रेस हिंदुस्तान में है, जिंदा है, रहेगी, ये उसका प्रतीक है। देखिए हार और जीत लगी रहती है जनमत के अंदर, कौन बड़ा हो जाए कौन छोटा हो जाए ये देश की जनता बताती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यही एक पर्व होता है जहां एक आम आदमी को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। आपने सही कहा कि कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस जिंदा है किनके बल पर? क्षेत्रीय पार्टियों के बल पर। कांग्रेस का अपना अस्तित्व कहाँ है सर? अभी देखिए, अभी विनय जी साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी 2017 में भाई भाई हो गए थे, आप लोग अभी अलग हो गए, लेकिन देखिए इस बार भी बड़ा रोचक है। कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी है, एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिटर नहीं उतारा है। देखिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आपस में भाई भाई हो गए थे तो वो आज भी भाई भाई हैं।
लेकिन जो लोग जेएंडके में जाके बहन भाई हो गए थे, उन्होंने आपस में तीर और तलवारें निकाल ली हैं। तो ऐसी परिपाटी कांग्रेस की नहीं है, ऐसी परिपाटी भाजपा की है। तो भाजपा को मुबारक। अब विषय आता है कि अगर हम 403 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं, भाजपा है। विनय जी भी बैठे हुए, समाजवादी पार्टी नहीं है ना कॉम्पिटिटर? क्योंकि मैं तो बहुत मतलब जब भी मैं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बात करती हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की बात ही करते हैं अकेले। समाजवादी पार्टी नहीं है ना, पोस्ट अलायंस है ना? मैं तो समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मान लो कि दो भाई भाई थे तो भाई भाई हैं। मैं तो कह रहा हूँ लावनी जी आपकी डिबेट में, चलिए दो भाई है, समझ में आ गया। खूबसूरती है सर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता को बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोग बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन इस बार जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि जनता इस बार सब कुछ देख रही है, देख समझ कर आगे बढ़ रही है। दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? फिर जाती हूँ विनय जी के पास। जी, आपने कहा है कि पोस्टपोल अलायंस तो तब होगी अगर सीटें आएंगे। सीटें नहीं आएंगे, ऑस्ट्रिच के अंडे मिलेंगे, तो कहां से पोस्टपोल अलायंस होगा? दूसरी बात यह भी आती है कि पोस्टपोन अलायंस तब होती है अगर विपक्ष के पार्टी को बहुमत से थोड़ा सा कम मिले या फिर बहुमत के आसपास हो। यहाँ तो बहुमत का भी मतलब नहीं है, बहुमत के आसपास का भी मतलब नहीं है। सपा और भाजपा में कम से कम 150 सीटों का फासला है। मतलब कि सपा कम से कम भाजपा से 150 सीटें पीछे रहेगी। तो कहां पोस्टपोल अलायंस और कहां पोस्टपोल पार्टी? ये कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 10 मार्च तक खुश प्रेमी में जी लीजिएगा, आपका नैतिक अधिकार है खुश प्रेमी में जीने का, जी सकते हैं। 10 तारीख को तो रुमाल लेके आंसू पोंछना पड़ेगा जब मतदान का नतीजा निकलेगा और जब रुझान आएगी और दोपहर तक सबके सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सच्चाई है। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इस तरह का माहौल क्यों बना है? क्योंकि आपका शासन जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ समय की सीमा है, आपका शासन। दिहाड़ी पे मनरेगा का 22,000 रुपया बकाया है, 22,000 करोड़ रुपया मिलने वाला नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं बता दूं, अभी बात कर रहे थे, होती है, माफ कर दीजिए, लड़के तो गलती करते हैं। उन्नाव में अभी 3 महीना पुराना डेड बॉडी जो लड़की की मिली, दलित लड़की के, उस आश्रम किसका है? किस पार्टी का आश्रम है वो? ये जरा बता दीजिए। और वो आश्रम जिस मुखिया ने तैयार किया था आपके अखिलेश के सरकार में और मुलायम सिंह के सरकार में, कौन से पद पे थे जरा बताइए। ये होता है महिला सुरक्षा की नीति आप लोगों की। आधा से ज्यादा प्रत्याशी जेल के अंदर है। जेल से मतलब कि आप लोग असेंबली चलाएंगे, जेल के अंदर से असेंबली चलाएंगे। ये उपहार आप लोग जनता को देना चाहते हैं? विनय जी बोलिए। अभी इन्होंने बात किया था कानून की। लवनी जी, एक बहुत ईमानदारी से, निष्पक्षता से हमारी बात बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाले आशीष मिश्रा की जमानत हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपोज तक नहीं किया है। की बात और क्या हो सकती है? लोग एक नवविवाहिता खुशी दुबे बिना किसी अपराध में बिल्कुल आपका अधिकार है, आप ये बात बोलिए, छूट है आपको। लेकिन इस देश के न्यायालय के बारे में कुछ सोचते समझते हैं? लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है ना, तो न्यायालय की तरफ जो फैसले जा रहे हैं जरा उस पर भी गौर करिए। और दूसरा मुझे अभी तक आपने ये नहीं बताया कि जिन अराजक तत्वों को, जिन आपराधिक छवि के लोगों को आपने चुनावी टिकट दिया है, क्या उनके बारे में भी कुछ बोलेंगे? अरे उनके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। ये विधानसभा चलाएंगे ये लोग जेल के अंदर से। ये है इनकी नीति, विधानसभा चलाने का रणनीति ये लोग बना रहे जेल के अंदर से। यानी जेल के अंदर विधानसभा बनाएंगे ये लोग। ये तो नया आविष्कार हो गया ना, आधुनिक भारत का नया आविष्कार है। यूपी में तो देखिए समाजवादी पार्टी बीजेपी ताल ठोक रही है। अब चंद्रमोहन जी क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आ रही हो विनय जी, ठीक है विनय जी, आ रही हूँ जरा
2 मिनट का समय दे दीजिए सर, 2 मिनट, जरा उत्तराखंड की भी बात कर लूं, जरा 2 मिनट दे दीजिए विनय जी। चंद्रमोहन जी, उत्तराखंड में जो परिस्थिति बनी, आप लोगों को सेलेक्टिव होना पड़ा, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग छेड़ना पड़ा, यहां तक कि अभी खनन माफियाओं से जुड़ा हुआ एक स्टिंग सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोवा में भी आपको किस तरह की परिस्थिति से जूझना पड़ा है, यह हर जगह है। और उत्तर प्रदेश का जिक्र आपको मैंने पहले ही कर दिया। बीजेपी साफ है। चंद्रमोहन जी, लावनी जी एक बात बताइए आप, हाँ। पेशेंट आपसे, आपके पेशेंट के साथ जुड़ता है, मैं उसका जवाब दूंगा। क्या देश के अंदर मुसलमानों की बात करना अपराध है? नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन सेलेक्टिव हो जाना वाकई अपराध है। लेकिन सेलेक्टिव हो जाना वाकई अपराध है। अगर आप हर किसी को बराबर की बात करते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, और फिर आप अगर सेलेक्टिव हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये देश के लिए अपराध है। सेलेक्टिव अगर हो जाएंगे तो फिर ये सवाल उठेगा। चंद्रमोहन जी को बोल लेने दीजिए, मुझे पता चल गया भाई कि आप लोग भाई भाई हैं, थोड़ा सा उनका टर्न है, उनको बोल लेने दीजिए, मुझे समझ में आ गया। सपा कांग्रेस भाई भाई जिंदाबाद। चलिए बोलिए चंद्रमोहन जी। देखिए लावनी जी, देखिए किनको सफाई देने की जरूरत है? सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक नारा चला था सबका साथ सबका विकास, ठीक है? वो नारा देते देते उनको याद आया कि हमने कहा सबका साथ सबका विकास, इसमें तो मुसलमानों का भी विकास करना पड़ेगा। तो हुआ ना सर, क्योंकि तभी तो 55 में से 38 आया था ना, तभी तो 55 में से 38 आया था, तभी तो देवबंद जैसी सीट से आपने देखा था ना कि कौन जीता था। मुस्लिम चेहरों ने भी किसको तरजीह दी थी, ये भी तो देखिए ना। आप एक एंकर हैं, भाजपा की प्रवक्ता अरे नहीं मैं है। प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं देश की प्रवक्ता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगता है, आप खुश होते रहिए, आप खुश होते रहिए। सच का आईना जब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ना, तो आपकी आंखें मिचमिच आ जाती है, और इसीलिए आप लोगों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आती है। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश की प्रवक्ता हूँ और आपसे खुलकर दिल की चोट पर ये सवाल करूंगी। मैं आपके साथ चंद्रमोहन जी, हाँ, देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग कब घबरा गए? जब उनका इस नारे को लोगों के देश के जनमानस में गया, और उसका विरोध किसने किया? उन्हीं के भगवाधारियों ने, कि सबका साथ सबका विकास में उसका विकास नहीं, हमारे रंग का विकास। तो ये ध्रुवीकरण किसने पैदा करा देश के अंदर? 2014 के अंदर आके पैदा हुआ, वो भाजपा ने नहीं पैदा करा, भाजपा के नेतृत्व ने पैदा करा। जो भाजपा आडवाणी और वाजपेयी की थी, वो भाजपा 2014 में नहीं है, इसीलिए उनको बार बार ये कहना पड़ता है। 80-20 किसने कहा? 80-20 का योगी आदित्यनाथ जी ने। और आज अगर वो भाजपा 2014 में नहीं रही, तो फिर 2019 में फिर उसे कमबैक नहीं करना चाहिए था। और इस तरीके की बातें जब आप करते हैं ना, तो आप अपने देश के जनमत पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। 2019 भी आया था ना बीच में, ये मत भूलिए। नहीं, यूटर्न कौन लेता है? दत्ता साहब, यूटर्न कौन लेता है? मुझे तो हंसी यूटर्न आती लेती है है जब भाजपा की कांग्रेस सरकार, हमारे देश की सरकार निकालती है, और खास करके ध्रुवीकरण को लेके और सांप्रदायिक चीजों को लेके। अरे आज पुलवामा को लेके और आज सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दोबारा तमाम जितने सारे धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सब ने आज फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। कांग्रेस ने भी बाकायदा खड़ा किया है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो। पटना हाउस कांड भूल गए, कसाब को गोद में बिठा बिठा के, अरे मेरे बच्चे बिरयानी खा ले, बिरयानी खा ले, बिरयानी खा ले कर करके मोटा बनाए थे कसाब को। कसाब का हकीकत में फांसी दिलवाए थे या नहीं, ये भी देश को पता नहीं है। बॉडी कहां पे दफनाए थे, जरा बताइए, किस जगह पे बॉडी दफनाए थे कसाब का, किस समय पे दफनाए थे, उसकी फुटेज कहां है? बालाकोट और पुलवामा की सबूत मांगते हो ना? मैं सबूत मांगता हूं कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका वाड्रा से और राहुल से, सबूत दिखाओ कसाब को कहां पे दफनाए थे। चंद्रमोहन जी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर विनय जी के पास आते हैं। चंद्रमोहन जी देखिए, आज का दिन देख लीजिए, आप तीनों, मुझे लगता है कि संजीदगी की बात है। चंद्रमोहन जी, आज का दिन एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, दूसरी तरफ आज हमारे लिए वाकई ब्लैक डे है। हमने अपने 40 जवानों को खोया था, ये नहीं भूलेंगे, और इसके बाद जब बदला लिया गया था तो सवाल आप लोगों ने उठाया था सर, ये सवाल उठा था, और इसीलिए इस पर आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। चंद्रमोहन जी, एक आप अन्याय करते हैं कि जिससे प्रश्न करना चाहिए उसे आप नहीं बिठाते। अरे सर, बिठा तो मेरी बात को पूरी होने दीजिए।
मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए लालजी जी। देखिए आप एक अन्याय करते हैं कि किससे प्रश्न करा जा रहा है, कसाब को कहां पे दफनाए थे, और एक कितने खाल में बजे छुपा हुआ दफनाए एक थे राजनीतिक कसाब को, विशेषज्ञ भाजपा जरा का खुलासा प्रवक्ता करो। बता देते हैं, अफजल जिससे गुरु को प्रश्न लेके करते हुए भी हम गुणगान सोचते क्यों हैं कि गाते करें थे, कि ना करें, जरा खुलासा क्योंकि ये या उनकी तो राय क्लियर है। कर दे कि मैं अब भाजपा राजनीतिक का विश्लेषक है, उनकी या राय तो है। राजनीतिक आपने विश्लेषक कहा की ना, बात करते हैं। आप ही लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए अपनी राय रख रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, और नहीं तो आप अपनी बात रखिए। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप मुझे प्रवक्ता बना दें, इसके दत्ता को बना दें, लेकिन सवालों का जवाब तो दीजिए। आपको कहते हुए डर लगता है क्योंकि सवालों आपको का पता है जवाब अगर तो सड़क पे दीजिए। जाओगे दफनाए थे तो कसाब आपको को, पीटेंगे। आपको जो सारे बात सवालों का कहा जवाब है, मिलेगा, लोगों को मजबूती देखा से जाता है। मिलेगा। थे उत्तर हकीकत प्रदेश में फांसी जनता दिए थे भाजपा कसाब का, खुल के जरा खुलासा कीजिए। कम से कम जिसकी फुटेज वफादारी कहाँ है, है? मजदूर से कहाँ पे कहिए दफनाए चुप थे रहो। कसाब को, ना तो खुलासा आप जनता में कीजिए। भारी मजदूर से राष्ट्र कहिए को चुप रहो। दिखाइए, वफादारी होती है। राष्ट्र आपसे सबूत चंद्रमोहन जी, मांगती है वफादारी कसाब जनता को के प्रति लेके। और इस देश के प्रति होती है, ये ध्यान रखिएगा। वफादारी सिर्फ इस देश के प्रति होती है और देश सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। इसलिए अगर आप वफादारी की बात करेंगे तो इस मंच पर खड़े होकर मैं हक के साथ, अधिकार के साथ आपसे सवाल पूछूंगी और वो वफादारी अपने देश के प्रति निभाऊंगी। जवाब देने से आप भागते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जाता है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, सत्ता का महासंग्राम जारी रहेगा। अभी तो सिर्फ दूसरा चरण खत्म हुआ है, अभी तो 7 चरणों की बात थी, 5 चरण और बाकी है। विनय जी, चंद्रमोहन जी, आप दोनों से मुलाकात होती रहेगी, दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से सत्ता का महासंग्राम आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से यह महासमर आगे बढ़ रहा है, पश्चिम के जिस किले को पूरी तरह से फतह करने की, विजय करने की बात हो रही थी विपक्षियों की तरफ से, उसमें हम साफ तौर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष स्कैटर्ड हो चुका है, जनता जनार्दन मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। ये मुद्दे विकास के हैं, ये मुद्दे देश हित से जुड़े हुए हैं। अब जनता जनार्दन है, किसमें हित देख रही है, किसका हित करने वाली है, किसकी चाबी खुलने वाली है, किसका ताला उनके हाथ में है, ये सब कुछ 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे चरण ने बहुत कुछ तय कर दिया है। तीसरे चरण का दम भरते हुए किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे आपके साथ सत्ता के महासंग्राम में। ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी बस इतना ही, देश और दुनिया के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।